अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्मा स्टेशन के रिलेटेड। तो इसमें था ओआरएस और डायूरेटिक्स। सारे इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये हमारा एक सेशन होगा और सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको 3 से 4 लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ओआरएस प्रिपरेशन। ये हम पहले देखेंगे 1 लीटर के लिए जो ग्लूकोज है वो चाहिए होती है हमारे पास 13.5 ग्राम। अच्छा, एन ए, जो एन ए है वर्ड, इसके लिए एन ए के लिए हमारे पास वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम 2, जितनी भी क्वांटिटीज याद करेंगे। और क्लोराइड के लिए हम जो डिजिट है वो इस्तेमाल करेंगे 6। ठीक है, तो NaCl की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो जाएगी 2.6। सोडियम साइट्रेट, सोडियम के लिए हमने 2 इस्तेमाल करना है। और जो साइट्रेट है, अगर 6 को उल्टा कर ले तो हमारे पास बन जाता है तो 9, तो इधर आएगा हमारे पास 2.9। और पोटेशियम के लिए 1 है और क्लोराइड के लिए अगेन 6 है, तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम क्लोराइड के लिए 1.6 ग्राम हमें चाहिए। अगर इन हम सब को टोटल्स कर लें तो हमारे पास बन जाता है 20.6 ग्राम्स। ये टोटल होती है सल्यूट की कंसनट्रेशन, और इसे 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं। बाकी जैसा कि आजकल एग्ज़ाम में आ रहा है 500 ml के लिए, तो जितनी भी वैल्यूज़ मैंने बताई हैं इन सबको हाफ कर लेना है, तो वो 500 ml के लिए हो जाएगा प्रिपेयर। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है डायूरेटिक्स। सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लें। ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, इसके बाद आएगा बोमन कैप्सूल, पीसीटी। पीसीटी का एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा, एक जो है हमारे पास स्ट्रेट पार्ट होगा। इसके बाद आ जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब के बाद जो डीसीटी है उसका भी एक अर्ली पार्ट है और एक लेट पार्ट है। और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। तो है हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इधर एक्ट करते हैं हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर लाइक असीटाजोलामाइड। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ये एक्ट करता है पीसीटी पे भी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे भी, दोनों पे एक्ट करता है मैनिटोल। फिर आ जाता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पे एक्ट करते हैं हमारे पास जो है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स सबसे अगर पूछा जाए पोटेंट डायूरेसिस कौन करवाते हैं, तो वो हमारे पास लूप डायूरेटिक्स ही कराते हैं। फिर अर्ली डीसीटी आती है और लेट डीसीटी आती है। अर्ली डीसीटी पे हमारे पास एक्ट करते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स, और जो लेट डीसीटी होती है उस पर एक्ट करते हैं हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो ये था कि किधर किधर एक्ट करते हैं। पीसीटी पे एक्ट करते हैं हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। पीसीटी प्लस डिसेंडिंग लिम्ब पे एक्ट करते हैं मैनिटोल। असेंडिंग लिम्ब पे हमारे पास आ जाएगा लूप डायूरेटिक्स। अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे आ जाएगा थायाजाइड डायूरेटिक्स, और लेट पार्ट ऑफ डीसीटी उसमें भी प्रिंसिपल सेल्स पर एक्ट करते हैं हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब इनको देख लेते हैं। अच्छा, इनको देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये देख लोगे बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारे पास पहला आता है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन जो है वो कौन से डायूरेटिक्स इंक्रीज करेंगे और कौन से डिक्रीज करेंगे। जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये पोटाशियम को स्पेयर करते हैं, तो ये पोटाशियम को इंक्रीज करेंगे। बाकी जितने भी हमारे पास बाकी डायूरेटिक्स बचते हैं तो वो डिक्रीज करते हैं पोटाशियम के लेवल को। तो बाकी सब के साइड इफ़ेक्ट में आ जाएगा हाइपोकैलीमिया, और पोटाशियम स्पेरिक के साइड इफ़ेक्ट में आ जाएगा हाइपरकैलीमिया। फिर हमारे पास दूसरा डिफरेंस आ जाता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस कौन करता है हमारे पास, एक पोटाशियम स्पेयरिंग और दूसरे करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये दोनों एसिडोसिस करते हैं, बाकी जितने भी एल्कलोसिस करते हैं। तो दूसरा साइड इफेक्ट इनका बन जाएगा, पहला बन गया हमारे पास पोटेशियम आयन का। अच्छा, और जितने भी तीसरी बात हमारे पास क्या है कि जितने भी डायूरेटिक्स हैं वो सारे नेट्री यूरेसिस करते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया सबका साइड इफेक्ट आ गया। फिर है लूप एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स। ये दोनों ही हाइपर यूरिसीमिया करवाते हैं, तो ये इन दोनों का एक साइड इफ़ेक्ट आ गया है। लेकिन कैल्शियम के लिए इन दोनों का एक्शन जो है वो एंटागोनिस्ट है। थायराइड के लिए याद कर लो कि हर चीज़ अप जानी है, तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा, और जो लूप डायूरेटिक्स है वो करवाते हैं हाइपोकैल्सीमिया।
चौथी पांचवी बात क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होती है थिक असेंडिंग लूप में और डिस्टल ट्यूब्यूल में। तो अगर हम कहें एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो कि पीसीटी पे एक्ट करते हैं, तो उनका कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं होगा। अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स की एग्जांपल हैं क्लोरथायाजाइड, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, और तीसरी है मिटोलाजोन। इन तीनों नामों को याद कर लें, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और मिटोलाजोन। अब है कि इसके यूजेस क्या हैं। चार लाजमी याद करने हैं, उसके ऊपर टू बी ऑन सेफ साइड एक एक याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे सिर्फ 4 ही। हाइपरटेंशन, एडीमा, सब में लिख देना है, सब के यूजेस में आ जाएगा हाइपरटेंशन और एडीमा। थायाजाइड डायूरेटिक्स जो हैं वो हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं? एक तो वो डायूरेसिस करवाते हैं, और दूसरा ये जो पेरिफेरल हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं अगर इनका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए। तो इस वजह से हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा ये काम करते हैं। लूप डायूरेटिक्स के साथ इन्हें देते हैं इन केसेस ऑफ हार्ट फेलियर। किस केसेस में देते हैं? हार्ट फेलियर में। अच्छा, वैसे हार्ट फेलियर के लिए अगर पूछा जाए कि कौन से डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेन हमारे पास लूप डायूरेटिक्स ही आते हैं। फिर हमारे पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं ये यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को इन्हांस करते हैं, तो इसीलिए डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स में इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ कैल्शियम रीनल स्टोन, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराएंगे, तो अल्टीमेटली यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा, एंड इन दिस वे दे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन्स। अब एडवर्स इफेक्ट कैसे याद रखना है? ऑल गो अप। हाइपर यूरिसीमिया जैसा कि ऊपर देख लिया था, हाइपर यूरिसीमिया ये भी करवाते हैं, और लूप डायूरेटिक्स दोनों करवाते हैं हाइपर यूरिसीमिया। एल्कलोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं, हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं, हाइपरकैल्सीमिया कराते हैं, और हाइपोकैलीमिया कराते हैं। क्योंकि जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं डीसीटी पे, तो इनका एक्शन हाइपरकैल्सीमिया और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पे होगा। अगले हमारे पास आ जाते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स की एग्जांपल है फुरुसिमाइड, जो कि मार्केट में हमारे पास आता है लेसिक्स के नाम से, ब्यूमिटानाइड, एथाक्रिनिक एसिड एंड टोरसिमाइड। जितना भी एडीमा के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंट डायूरेटिक्स हैं, जितने भी एडीमा होंगे सब में इन्हें इस्तेमाल करना है। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, एडीमा ड्यू टू हार्ट फेलियर, एडीमा एसोसिएटेड विद रीनल डायलिसिस। इधर एक चीज़ देख लें कि अगर किडनी फंक्शंस नॉर्मल होंगे तो थायराइड डायूरेटिक्स अपना काम करेंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो थायराइड डायूरेटिक्स जो है वो अपना काम नहीं कर सकते। लेकिन लूप डायूरेटिक्स चाहे किडनी काम कर रही हो ना काम कर रही हो, ये अपना काम करेंगे। ये थायराइड और लूप में एक और डिफरेंस आ गया, इसीलिए लिखा हुआ है एडीमा एसोसिएटेड विद रीनल डायजीज, एडीमा ड्यू टू लिवर सिरोसिस और हाइपरटेंशन। एक्यूट रीनल फेलियर जैसा कि मैंने बताया हाइपर कैल्सीमिया में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खुद हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम हाइपर कैल्सीमिया की स्टेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरकैलीमिया की स्टेट में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? पहला, जस्ट लाइक थायराइड डायूरेटिक्स, हाइपर यूरिसीमिया, एल्कलोसिस, हाइपोनेट्रीमिया। अगर इसमें मेन याद रखने वाली बात है तो वह है ओटोटॉक्सिक। ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये ओटोटॉक्सिक होते हैं। हाइपोमैग्नीसिया और हाइपोकैल्सीमिया करवाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है पोटेशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स। इसमें भी 4 नाम याद कर लें, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरिनोन, अमीलोराइड और ट्राई एम्टीरीन। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होती है कि जिसमें 3 ड्रग्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन हाइपरटेंशन में फिर भी कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, तो ऐसे में हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स। हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? ताकि एक तो प्रिवेंट करें पोटेशियम लॉस को, और दूसरा जो स्पाइरोनोलैक्टोन है
वो हार्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस को प्रिवेंट करता है इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, इसीलिए हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये मेनली ये जो काम है प्रिवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इट, ये मेनली काम जो है वो स्पाइरोनोलैक्टोन करता है। स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन आर यूज्ड इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसीलिए पीसीओज में इस्तेमाल होता है स्पाइरोनोलैक्टोन ट्रीट करने के लिए। एक्ने को भी ट्रीट करता है स्पाइरोनोलैक्टोन। जो अमीलोराइड है वो लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स में इस्तेमाल होता है। अब पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के यूजेस में क्या आ जाएगा, हाइपरटेंशन, वो भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। दूसरा हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक ये हार्ट फेलियर में अच्छे होते हैं और दूसरा हमारे पास लूप डायूरेटिक्स आ जाएगा। तीसरा पीसीओज में इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब पीसीओज का नाम लेंगे तो एक्ने अल्टीमेटली हमें याद आ जाएगा। इस तरह ये 4 डिफरेंट हो गए इसके यूजेस। अब एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, मेनली हाइपरकैलीमिया, और जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो गाइनेकोमेस्टिया करेगा इन मेल और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इन फीमेल्स। बाकी जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है और एसिटाजोलामाइड विच इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये दोनों जो हैं एसिडोसिस करवाते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवाएंगे। और जो एम्टीरीन है ये किडनी स्टोन भी करवा सकता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इतना ज़्यादा सोलबल नहीं होता, और रीनल फेलियर भी करवाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन माउंटेनियर्स, ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है, ये लाजमी याद रखना है। फिर जितने भी इंक्रीज्ड प्रेशर हैं उनमें, जैसा कि इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जितने हमने एडीमा पढ़े हैं लीवर फेलियर की वजह से और हार्ट फेलियर की वजह से, उनको छोड़ के बाकी जिधर भी एडीमा वगैरह का होगा, जैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एडीमा और हाइपरटेंशन में इन्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फॉर हेपेटिक सिरोसिस पेशेंट, इनमें इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना जो एसिटाजोलामाइड है ये, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक होती है। और ये जो है हमारे पास ये एसिडोसिस भी करवाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ब्लड में होगी तो जो यूरिन है वो हो जाएगा एल्कलानाइज हो जाएगा, ठीक है। यूरिन हमारे पास क्या होगा, एल्कलानाइज जो यूरिन होता है वो अमोनियम आयन की फॉर्म में नहीं फिर रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, NH4 से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NH3 में, क्योंकि जो अल्कलाइन मीडियम होता है उसमें होते हैं हाइड्रोक्सल आयन, तो वो इधर से एक H ले लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में। अब अमोनिया जो है वो हाईली रीअब्जॉर्बेबल है, जब ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी करवाएगा, तो इसीलिए ये कभी भी हिपैटिक सिरोसिस पेशेंट वाले में नहीं इस्तेमाल करने। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, नगमा नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉर्मल एनाइन गैप का मतलब क्या होता है, ये है हमारे पास हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हेपेटोटॉक्सिक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है तो इसी वजह से जो है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो कज़मोल ब्रीदिंग होगी, इसकी वजह से ब्रीदिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से ड्राउजीनेस और पियरस्थीसिया होगा। अगला हमारे पास आ जाता है मैनिटोल। मैनिटोल जो है वो एक है ओस्मोटिक डायूरेसिस, जो कि काम करता है मेनली इन द पीसीटी एंड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मैनिटोल जो है ये आईवी ही दिया जाता है, ओरल नहीं दिया जाता क्योंकि ये इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए ये दिया जाता है आईवी, और ये इस्तेमाल होता है इन केसेस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया करता है इन अर्ली फेसेस। ये वाहिद है मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो कि नेट्री यूरेसिस नहीं करवाता, ये सिर्फ वाटर को ही बाहर निकालता है और नेट्री यूरेसिस हमारे पास ये नहीं करवाता। नेट्री यूरेसिस नहीं करवाता। शुरू में जब पहले ये करते हैं मैनिटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें क्या है। सबसे पहले ये वाटर खींच के लाता है सेल से इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में खींच के लाता है। जब उधर पानी आएगा तो उसकी वजह से अर्ली फेजेस में हाइपोनेट्रीमिया होगा। फिर जब मैनिटोल की वजह से जो वाटर है
वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद होगा हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया। इसमें मेनली इसके एडवर्स इफेक्ट में याद रखना है ECF वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये था लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।